अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं बच्चों? आज हम पढ़ने जा रहे हैं, एक नया यूनिट है हमारा, यूनिट नंबर 21 कह लें या चैप्टर नंबर 7 होता है आई थिंक। तो क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे। बेसिकली क्वांटम फिजिक्स इतनी आसान नहीं है जितनी आसान आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, इतनी वो भी नहीं है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स का एक फाउंडेशन कह सकते हो इसको आप, यानी बेसिक है। तो फाउंडेशन है क्वांटम फिजिक्स की या क्वांटम थ्योरी की, जो कि क्वांटम फिजिक्स को समझने के लिए बहुत जरूरी होती है। क्वांटम फिजिक्स खैर क्या होती है इस बात को हम समझेंगे ही, लेकिन हमारा जो टॉपिक रहेगा यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये बेसिकली है, बेसिक है, तो इसी को हम डिस्कस करते हैं। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की शुरुआत हम कर रहे हैं, तो हमेशा की तरह हम यहाँ पे शुरू में एक बैकग्राउंड लेके जाएंगे। तो मैं चीजें आपको बताऊंगा कि ये चीज काम की है लिखनी है और ये चीज काम की है नहीं लिखनी है। ठीक है बच्चों? तो अभी आप लोगों का दबदबा, आप लोगों का जोश वलवला पता चल जाएगा कि कितना प्यार दिखाते हैं इससे आगे वाले वीडियोस में। हो सके प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को कोर्स आगे चला गया होगा। तो चले शुरू करते हैं, और साथ ही साथ बाकी सब्जेक्ट्स भी आपको मिल रहे हैं, तो वहां भी अपना प्यार दिखाएं। जिस किसी को लगता है यार मेहनत हो रही है, तो वहां पे अपना प्यार जरूर दिखाना। तो बिना टाइम जाए कि शुरू करते हैं। सबसे पहले सर इंट्रोडक्शन बताएंगे इस चीज का। इंट्रोडक्शन तो होना चाहिए। इंट्रोडक्शन कैसे होगा कि अगर मैं कहूं, यानी कि क्वांटम थ्योरी, यहाँ पे जो हमारे पास क्वांटम थ्योरी है, एक फाउंडेशन बना देती है किस चीज की, यानी कि मॉडर्न फिजिक्स की। मॉडर्न फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स की बात करेंगे कि मॉडर्न फिजिक्स एक तरफ है जो कि हम पढ़ रहे हैं जहाँ पे, तो हम कह सकते हैं क्वांटम थ्योरी भाई क्या है, अभी जानने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक इसी के ऊपर है। ठीक है? क्वांटम थ्योरी जो है वो जो है मैक्स प्लैंक ने दी थी। ये बेसिकली क्या है, फाउंडेशन है किस चीज की, बुनियाद है। फाउंडेशन का मतलब है फाउंडेशन है किसकी, मॉडर्न फिजिक्स की। मॉडर्न फिजिक्स क्या होती है सर, सब कुछ जानेंगे, रुको जरा। मॉडर्न फिजिक्स जो इसके बाद जितनी भी पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स पढ़ लोगे, तो मॉडर्न फिजिक्स की बुनियाद है। एक चैप्टर बहुत अहम रोल प्ले करता है आपका इस वाले चैप्टर के अंदर, जो पार्टिकल फिजिक्स लास्ट चैप्टर पढ़ा था, और उससे पिछले वाला जो रिलेटिविटी वाला चैप्टर था, ये बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स से ही लिंक करते थे। तो यहाँ पे क्वांटम जो थ्योरी हम पढ़ेंगे बाद में, अगला लेक्चर इसी के ऊपर होगा। तो ये बेसिकली फाउंडेशन है इस मॉडर्न फिजिक्स की। तो बेसिकली जो मॉडर्न फिजिक्स की जरूरत क्यों पड़ी सर, क्लासिकल फिजिक्स काफी नहीं थी क्या? इसी बात को हम समझना चाह रहे हैं कि बेसिकली जो क्लासिकल फिजिक्स है बच्चों, जो क्लासिकल फिजिक्स है, पुरानी वाली फिजिक्स क्या, क्लासिकल फिजिक्स का मतलब है ज्यादातर मैकेनिक्स, जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना जो लार्ज ऑब्जेक्ट हो, तो वो आपके पास क्लासिकल फिजिक्स आती है। ठीक है जी? तो क्लासिकल फिजिक्स जो है वो फेल हो जाती है। अब कैसे फेल होती है ये मैं बताऊंगा भी आपको यहाँ पे, उस बात की टेंशन न लें। तो क्लासिकल फिजिक्स जो है ना, फेल होती है किसके लिए, टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करने में फेल होती है किसको, टू एक्सप्लेन, यानी कि क्लासिकल पूरी तरह फिजिक्स फेल होती है टू एक्सप्लेन, किस चीज को एक्सप्लेन करने में, यानी कि टू एक्सप्लेन दी अटॉमिक लेवल, स्मॉलर एटॉमिक लेवल को एक्सप्लेन करने में यानी नाकाम रहती है। छोटे लेवल कौन से होते हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनों को सही तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इलेक्ट्रॉन के मोशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ठीक है? इस चीज को तो हम लिख सकते हैं फेल टू एक्सप्लेन स्मॉलर एटॉमिक लेवल, किस किस को, स्मॉलर एटॉमिक लेवल, छोटे एटॉमिक लेवल हैं उनको, एंड एक और चीज को भी फेल एक्सप्लेन करने में फेल होती है, यानी कि स्मॉलर एटॉमिक लेवल में भी एक्सप्लेन करने में फेल होती है, एंड हाई मूविंग ऑब्जेक्ट को भी एक्सप्लेन करने में फेल होती है, एंड हाई मूविंग ऑब्जेक्ट्स, यानी इन दो को एक्सप्लेन करने से फेल हो जाती है। इन दो चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करती है, स्मॉलर एटॉमिक लेवल और साथ ही साथ हाई मूविंग ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन नहीं करती। हाई मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी ये चीज नहीं बता सकती, जैसे रिलेटिविटी में थी। अब ये एक इसका एग्जांपल देता हूं, आप समझ जाएंगे। तो इसकी एग्जांपल ये है कि अगर मान के चले काइनेटिक एनर्जी में आपको दे देता हूं। देखो इलेक्ट्रॉन को, काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या क्या है, जूल है, और क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी यूनिट होती है काइनेटिक एनर्जी की। अगर हम इन केस ऑफ यहाँ पे एनर्जी की यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेंगे, मान के चले अगर काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दें, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, वो 10 मेगा वोल्ट इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कहां पे देते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर में। भाई पार्टिकल एक्सेलरेटर समझ गए, पार्टिकल एक्सेलरेटर होता है ना, उसी को ही इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को हम एक्सेलरेट करवाते हैं हाई मूविंग स्पीड से,
इलेक्ट्रॉनों को छोड़ देते हैं। पार्टिकल फिजिक्स में हमने ये बात की थी। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर में इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवा दिया जाता है, मूव करवा दिया जाता है। कितनी एनर्जी देके? 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देके। तो इसकी स्पीड कैलकुलेट की गई है। ये एक डेटा है, मतलब एक्सपेरिमेंटली प्रूव है, ये डेटा है। यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो लगभग 0.998 सी हो जाती है। भाई 8 सी का मतलब क्या है? सी है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट के लगभग 99% या 98% हो जाती है जब इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे देते हैं किसी पार्टिकल एक्सेलरेटर में। तो इसकी स्पीड इतनी होती है। अब अगर हम इस एनर्जी को बढ़ा दें, एनर्जी को बढ़ा के मान के चले 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दें, किसको? इलेक्ट्रॉन को दे दें, तब इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? 4 गुना होना चाहिए। यही है ना? कितनी होनी चाहिए? कितनी ज्यादा होनी चाहिए? ज्यादा हो जानी चाहिए ना, ज्यादा नहीं होती। कितनी हो जाती है? 0.999 सी हो जाती है। फिर भी थोड़ा सा 98 से 9 हो गया, बड़ी नहीं, स्पीड बड़ी नहीं। अगर क्यों नहीं बढ़ी? आपके जहन में जो क्लासिकल फिजिक्स का फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, वो आ रहा होगा। उस फार्मूले के मुताबिक आप देखें मेरे बच्चों, तो एम वी स्क्वेयर है। इस फार्मूले में v का स्क्वायर हो रहा है, तो वेलोसिटी तो डबल हो जानी चाहिए। अगर काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम है तो वेलोसिटी और ज्यादा होना चाहिए, वेलोसिटी बढ़ जानी चाहिए। इस फार्मूले के हिसाब से देखें तो यहां से वेलोसिटी देखो ना, यानी कि √2 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, या बस किसी न किसी तरह वेलोसिटी बढ़ जानी चाहिए ना। बहुत कम बढ़ी, यानी कि 4 टाइम ज्यादा होनी चाहिए, नहीं ज्यादा हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो एनर्जी है वो गई कहां? सवाल है, हमारी एनर्जी है वो गई कहां? ये अपने आप में एक सवाल है। हाँ, अगर एनर्जी कहां गई इस बात को समझना है मेरे बच्चों, तो इसके लिए हमें ये देखना होगा बेसिकली ये फार्मूला गलत है। बिकॉज इन मॉडर्न फिजिक्स, ये मॉडर्न फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या है? एटॉमिक लेवल है। यही तो हमने बात की थी, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाती है किसी पे स्मॉलर एटॉमिक लेवल। आगे आगे मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एकदम इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा देखना। तो क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स फिजिक्स फेल हो जाती है स्मॉलर एटॉमिक लेवल को, जी यहाँ पे इन चीजों को फेल हो जाएगी, इन चीजों के ऊपर फेल हो जाएगी, ठीक है। तो और हाई मूविंग ऑब्जेक्ट, जहां पे इलेक्ट्रॉन को भी हमने हाई वेलोसिटी से भेजा है, तो फेल होगी क्लासिकल मैकेनिक। ये फार्मूला लगना पॉसिबल नहीं हुआ। तो इस फार्मूले को मॉडिफाई किया था किसने? आइंस्टाइन मान के चले। रिलेटिविटी के अंदर इस फार्मूले को मॉडिफाई करके जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बना दिया गया है वो है गेमा माइनस 1/2 mv स्क्वायर। भाई इस तरह याद रखो, यहाँ पे जो गेमा है वो किसके इक्वल होता है? अब भाई ये सब आपने नहीं पढ़ना, पढ़ के भूल जाना है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। इसको याद रखने की जरूरत नहीं, ना पेपर में लिखने की जरूरत नहीं। जो चीज लिखनी की है वो मैं बता दूंगा आपको। अगर आपको इसी तरह लिखी हुई चीज चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल में जाएं। व्हाट्सएप चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ साथ चैनल की जो लिंक होती है उसमें भी जाके मिल जाएगा। वहां से व्हाट्सएप चैनल चले जाएं, वहां से आपको इसी तरह लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने फिर भी अगर नोट करना है, जो चीजें नोट करनी है कापी पे खुद नोट करनी है, वो मैं साथ साथ बताता जाऊंगा, आप नोट करते चले जाए, ठीक है सर। तो ये आपके पास गेमा किसकी इक्वल होता है, ये आपने शायद उसमें पढ़ा होगा रिलेटिविटी में। सर मैंने तो नहीं पढ़ा, ये चैप्टर मैंने चॉइस पे छोड़ा था। हाँ, ऐसे भी होते हैं, कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं। इसका मतलब है 1/v²/c², ये चीज रहेगी। गेमा की वैल्यू ये है, ठीक। तो अब ये फार्मूला ठीक है, बेसिकली रिलेटिविटी के अंदर ये फार्मूला यूज करेंगे। तो इसीलिए हुआ क्या कि जब हमने इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी, फार्मूला ये वाला ठीक नहीं, ये फार्मूला ठीक है। इसलिए जब हमारी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी कहां इस्तेमाल होगी? एक्स्ट्रा एनर्जी यूज होगी किसमें? विल यूज टू इंक्रीज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई अगर देखें, इलेक्ट्रॉन का मास एक तो बढ़ता नहीं आमतौर पर। तब बढ़ेगा जब इलेक्ट्रॉन को लाइट की स्पीड के 99% नियरली टू स्पीड ऑफ लाइट, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इतनी कुछ हो जाए कि स्पीड ऑफ लाइट के करीबन बराबर हो जाए, तकरीबन। तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन का मेस बढ़ जाता है, मेस डायलेट हो जाता है। तो आपने जो एक्स्ट्रा एनर्जी दी थी उससे उसकी एनर्जी स्पीड बढ़ने के बजाय बल्कि मैस बढ़ना शुरू हो जाएगा। यही तो आपने उसके पास्टुलेट पढ़े थे, यानी कि रिलेटिविटी के जो पॉइंट्स थे उसमें एक पॉइंट ये भी था कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर स्पीड ऑफ लाइट से भेजना चाहोगे तो वो ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल नहीं जा सकता, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड है। उससे कम जाएगा या उससे
उसके करीब करीब जाएगा, एग्जैक्ट उसके बराबर नहीं हो सकती। अगर कोई चीज उस कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड जितनी तेज चलना चाहे, माने कि लाइट की स्पीड जितनी स्पीड है उतनी स्पीड से वो चलना चाहे, तो उसका मेस बढ़ना शुरू हो जाता है, बल्कि स्पीड बराबर नहीं होगी, बल्कि मेस बढ़ेगा। यही बात आइंस्टाइन आपको समझाना चाह रहा था। क्लास 11 के अंदर अपने जो रिलेटिविटी का चैप्टर है उधर यही बात हो रही थी कि मेस बढ़ जाता है, तो यहाँ पे इसका मेस बढ़ रहा होगा, इसीलिए उसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ी। जाहिर सी बात है, मेस बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन आहिस्ते चलेगा ना, उसकी स्पीड उतनी हो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि मेस जो बढ़ रहा है, मेस डायलेट होगा, ठीक है, मेस डायलेट होगा। तो ये बात थी भाई। ये करना क्या है सर, इसका पढ़ के भूल जाना है, कुछ नहीं करना है, पढ़ के भूल जाना है, बस मजे के लिए मजे के लिए पढ़ो, ठीक है। ये जो पार्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये जस्ट मजे के लिए पढ़ो, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ो, जस्ट आपका एक इंटरेस्ट बनाने के लिए पढ़े। इंटरेस्ट बनाने के लिए नहीं पढ़ो, ये बात आगे से कनेक्टेड है, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। इंटरेस्ट भी नहीं, या अपने उस मजे के लिए भी नहीं, या आप लोगों के मजे के लिए भी नहीं। आपको भी अच्छा अच्छा फील हो रहा होगा पढ़ाते हुए और पढ़ते हुए, और साथ साथ मुझे भी अच्छा वो हो रहा हो, लेकिन ये बात हम आगे कनेक्ट करेंगे, ऐसी वैसी बात नहीं है। तो यहाँ पे एटॉमिक लेवल की बात हुई ना, इन बातों को अब ये मैंने एक एग्जांपल दी, इसके अलावा भी मॉडर्न फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स बहुत सारी और जगहों पर भी फेल होती है। मैं उन चीजों को डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि और टाइम नहीं है। तो एक एग्जांपल मुझे लगता है काफी है आपके लिए। तो बात करते हैं क्वांटम फिजिक्स होती क्या आखिर में। भाई क्वांटम फिजिक्स होती क्या है, तो ये बेसिकली एक तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स होगी, हाँ सर होगी, जो कि डील कर रही होगी मैटर से और एनर्जी से। मैटर से डील कर रही है, हाँ मैटर यानी इलेक्ट्रॉन मैटर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मेस है। हाँ, तो देखो अब इस बात को मैं घुमा के उसकी डेफिनेशन भी बना दूंगा। हाँ, मैटर से डील करती है और एनर्जी से भी डील करती है। हाँ, एनर्जी दे रहे तो स्पीड हो रही थी। मैटर को डील करती है और एनर्जी को डील करती है, ठीक है। किस लेवल पे डील करती है, एटॉमिक लेवल पे डील करती है। तो ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम मैटर के बारे में स्टडी करें और एनर्जी के बारे में स्टडी करें, खास तौर पर एटम के लेवल के बारे में स्टडी करें, एटॉमिक लेवल के बारे में, एटॉमिक लेवल में जाके मैटर के बारे में स्टडी करें और एनर्जी के बारे में स्टडी करें, इसी को क्या कहते हैं, क्वांटम फिजिक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं ब्रांच, ये बात लिखने की है, ठीक है। ब्रांच ऑफ फिजिक्स यानी समझने की है, समझ जाने। ब्रांच ऑफ फिजिक्स दे डील विद, किस किस से डील करती है, डील विद स्टडी ऑफ, किससे, डील विद स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, यानी मैटर और एनर्जी से डील करेगी एट एटॉमिक लेवल, यानी एटॉमिक लेवल में जाके एनर्जी और मैटर से डील करना क्वांटम फिजिक्स करता है। मुझे लगता है समझ आ गई सर। हाँ, तो ये बात समझाने के लिए मुझे ये बात कहनी पड़ी आपको, ठीक है, इसलिए माइंड मत करना, ये ऐसे मजे के लिए नहीं पढ़ाया था, आपको ये बात समझाने के लिए पढ़ाया था। और साथ ही साथ ये आपको एक अच्छी बात पता चल गई होगी, और ये पढ़ के भूल जाना है, जस्ट इसको याद रखना है। ऐसी बात है तो सर पढ़ाते रहे, ठीक है, मैं पढ़ाता रहूंगा। अब बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बस भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगला टॉपिक है, लेकिन आपको लगेगा बुक देख के कि बुक में तो थोड़ा सा है, लेकिन यहाँ लेक्चर थोड़ा सा लेंथी जाएगा, लेकिन वो आपके लिए बहुत फायदा होगा मेरे भाई, बहुत फायदा होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको EMW भी लिख सकते हैं, इन शॉर्ट EM वेव भी लिख सकता है या EMW भी लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, अब इससे मैं बिफोर पहले क्या चीज पढ़ानी है, पहले क्या डिस्कस करना है, ये चीज हम पढ़ लेंगे। देखें, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंसेप्ट सबसे पहले मैक्सवेल ने दिया था, मैक्सवेल ने प्रिडिक्ट किया था। 1964 है या 65 है, 64 में तो उसने अपने यानी कि उस चीज को डिस्कस की थी, जिसके अंदर उसने कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है कैसे कैसे। तो इसने एक प्रिडिक्ट किया था एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, 1965 है, लेकिन बुक में 64 दिया हुआ है, खैर तो हम लिखेंगे 1965। तो मैक्सवेल यहाँ पे वो नहीं है मेरे भाई। अब मैक्सवेल की बड़ी जबरदस्त कहानी है, बड़ी जबरदस्त कहानी। फिजिक्स की 4 ब्रांचेस को मिला के 4 इक्वेशन इसने बना दी। कितना ऐसा इंसान था, मतलब 4 ब्रांचेस को मिला के उसका निचोड़ निकाला इसने, उसका समरी निकाला, ठीक है जी। तो मैक्सवेल ने कब किया जी, 1965 में। जो मैक्सवेल है ये क्रिकेटर मैक्सवेल नहीं है, ठीक है। तो 1965 के अंदर मैक्सवेल ने क्या किया, प्रिडिक्ट किया था। क्या चीज प्रिडिक्ट की थी, प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिस्ट कर रही है, इस बात की उसने क्या दी थी, एक प्रिडिक्शन दी थी। क्यों, क्योंकि उसने स्टडी की थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से बनती है। ये चीज इसने अपनी 4 इक्वेशन के अंदर डिस्कस की थी, और साथ साथ एक और यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट करके
उसको भी इसने बताया था, यानी एम्पियर लॉ को इसने ठीक किया था। एम्पियर लॉ पढ़ा है आपने, जैसे फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, शायद नहीं था उसमें एम्पियर लॉ, लेकिन वहां पे हमने ये चीज डिस्कस कर दी थी एम्पियर लॉ के अंदर, कि मैंने बताया था कि कैसे कैसे वहां एक टॉपिक में, ठीक है। तो वहां पे आपने बेसिकली एम्पियर लॉ को इसने ठीक किया था। अब ये चीजें समझ नहीं आ रही होगी किसको क्या ठीक किया था। बस सीधा सीधा मैं काम पे आता हूँ। होता कुछ जो है, फेरेडे लॉ का पता है, पिछले वाले चैप्टर पढ़ के आए, नहीं आए तो भी आप बस मोटा मोटा ये समझे मैट्रिक में तो पढ़ा है, या फेरेडे लॉ। तो अकॉर्डिंग टू फेरेडे लॉ, अब ये बात आगे चलाएंगे, ये बिफोर इट है। अच्छा, ये बिफोर इट मतलब इस बिफोर इट को आपने पढ़ के भूल जाना है, इसको पढ़ के भूल जाना है, फिर से पढ़ के भूल जाना है, क्योंकि ये बात आगे के लिए काम आएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन या उस चीजों को मैं डिस्कस करूंगा तो समझ आएगी। तो ये बात लिखते हो तो ठीक है, नहीं लिखते तो पढ़ के भूल जाओ। तो जो काम की बात है अभी तक डेफिनेशन है, और चीजें नहीं है, ठीक है। तो आते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फेरेडे लॉ अगर देखें, किसके हिसाब से, जो फेरेडे लॉ है उसके हिसाब से देखा जाए, तो फेरेडे ने कहा था कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसने क्या कहा था, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है, जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है, यानी मैग्नेटिक फील्ड है वो जो जब चेंज होगी वो प्रोड्यूस करेगी, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस क्या चीज, विल प्रोड्यूस एक चीज जो प्रोड्यूस करती है मेरे दोस्त, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात इतनी आसानी से कैसे कह गया था ये, ऐसी बात कैसे आसानी से कह दी थी। भाई ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात आपने फर्स्ट ईयर में डिस्कस की हुई है। मैं जरा आपको याद दिलाऊं, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा था, वहां पे उसके अंदर ये चीज आपने देखी थी। एक्सपेरिमेंट है, फेरेडे लॉ से पहले कुछ एक्सपेरिमेंट दिए हुए थे। उस एक्सपेरिमेंट ने ये बात थी कि अगर ये हमारे पास कोई क्या है, कॉइल है, इसके साथ हमने कोई गैल्वानोमीटर रखा है, तो गैल्वानोमीटर की सुई ने डिफ्लेक्शन दी थी। क्यों दी थी, क्योंकि हमने इसके पास एक मैग्नेट लेके गए थे और मैग्नेट को टू एंड फ्रो मोशन करवाया था। याद आ रहा है कुछ, मैग्नेट को क्या करवाया था, टू एंड फ्रो। जब मैग्नेट से टू एंड फ्रो करेंगे तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होती थी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के चेंज होने से यहाँ पे करंट बनता था। यहाँ पे करंट बनता है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कि नहीं होती है। करंट क्यों बनता है, क्योंकि चार्ज मूव करते हैं, तो चार्ज मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगी बनेगी, हाँ सर बनेगी। फिर हमने कहा था इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनती थी। देखो ओवरऑल यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जा रही, जाके उधर करंट बना रही, तो करंट का बनना क्या है, करंट तो तभी बनेगा, करंट तब होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, करंट तब होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करवाया था, मैग्नेटिक फील्ड ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करवाई थी, ठीक है जी। तो जब भी कहीं पे करंट होता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, क्योंकि वहां पे चार्ज होते हैं। चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ के आए हो मेरे भाई, तो वहां पे आपने ये चीज सीख रखी है कि चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। तो इसका मतलब है यहां से मैग्नेटिक फील्ड हमने भेज दी, वहां जाके इसने करंट बनवाया था, करंट बनवाने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई थी। इसलिए रदर वो फ्रेडे ने इन शॉर्ट इस बात को ऐसे बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, यानी कि करंट बना है, ठीक है जी। तो ये बात फ्रेडे पहले कह गया था, पहले कह के चला गया था। लेकिन उसी साथ जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मैक्सवेल कर रहा था, तो उसी ने एक और बात इसने कह दी कि इलेक्ट्रिक फील्ड से भी मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है। तब तक अभी तक तो ये चल रहा था कि भाई मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही, लेकिन उसके बाद मैक्सवेल ने हैरान कर दिया लोगों को कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड से भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो कैसे कर दिया हैरान, उसकी हैरानगी की वजह जानते हैं। आ जाओ, आ जाओ मेरे भालमा, और बस करो सर जी, ऐसे याद काफी दिन हुए थे, आप आ नहीं रहे थे। हम तो डर गए थे सर, किधर गए। कुछ बच्चों ने बड़ा मुझे इमोशनल कर दिया था यार, सर आप किधर हैं। हो सकता है ना इस ऑनलाइन की दुनिया में हमें पता नहीं लग रहा होता किस इंसान का कब मतलब गया। तो कुछ बच्चों ने कहा था सर आप किधर है, मिस यू। यार बच्चों बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इस तरह याद किया, ठीक है। तो खैर हम अब शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट, अगला वाला टारगेट है हमारा, क्या है मेरे दोस्त, कि फ्रेडे सिमिलरली इसी तरह फ्रेडे मैक्सवेल ने क्या किया था, प्रिडिक्ट किया था, आर्ग्यू किया था, आर्ग्यू दैट चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इस बात को मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो। चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोड्यूस करवा देती है क्या, प्रोड्यूस क्या करवा देती है दोस्त, प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। बस इतनी बात कह दी थी भाई, इतनी आसानी से नहीं कहा था इसने। जब ये बात कह दी तो इसने इलेक्ट्रोडायनेमिक, यानी इलेक्ट्रोडायनेमिक है
यानी कि जो 4 ब्रांचेस है जिसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ना करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ठीक है जी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। इन 4 ब्रांचेस के ऊपर, ठीक है, यानी कि चारों ब्रांचेस के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये 4 ब्रांचेस जो थी, इन्हीं के ऊपर इसने ढक्कन लगा दिया था। ढक्कन इन द सेंस मतलब इसको कंप्लीट करवा दिया था। मतलब इस इन ब्रांचेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की बात होती है, हाँ होती है सर। उसका एक कंप्लीट वर्जन इसने निकाल के दिया था सबको, मतलब कह दिया था कि आज के बाद कंप्लीट हो गई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ये कह दिया। पहले तो बनती थी यहाँ पे जैसे फ्रेडेला या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, तो इसका मतलब है इसमें इसमें यह बात तो है फ्रेडेला में कि भाई इंड्यूस करंट बनता था मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से करंट इंड्यूस होता था ना इस वायर के अंदर, यानी बनता था। तो ये बात थी कि करंट का बनना, इलेक्ट्रिक फील्ड बनना, तो ये बात तो पहले चल रही थी, लेकिन इसने आके ये बात करते कंप्लीट कर दी। लेकिन लोगों ने सवाल उठाए, भाई ये तुमने कैसे कह दिया, तुमने ये बात कैसे कह दी, हमें भी बताओ। तो इसने एक चीज उठाई, क्या उठाई? कैपेसिटर उठाया, कैपेसिटर, जल जलाल हूं, कैपेसिटर उठाया। अब कैपेसिटर के अंदर ऐसी क्या बात है? कैपेसिटर की बात किसी को नहीं समझ आ रही थी, और लोग कह गए थे भाई सारे के सारे कि कैपेसिटर के अंदर मान के चले, ये आपके पास क्या है, स्विच है, तो स्विच को यूं ही क्लोज कर देते हैं। जब स्विच को मैं क्लोज कर दूं तो कैपेसिटर इधर से चार्जेस को लेके आता है, नेगेटिव चार्जेस को ले आता है, ले आता है, ले आता है, ले आते हैं, ले आते हैं, ले आते हैं, यहाँ डिपोजिट करवा देता है, और पॉजिटिव चार्ज जहां पीछे रह जाता है। ऐसा है कि नहीं? तो यूं ही जब चार्ज हो रहा होता है कैपेसिटर, कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है, उस वक्त चार्ज एक्सेलरेट कर रहे होते हैं। एक्सेलरेट का मतलब है चार्ज मोशन कर रहे होते हैं। इस वायर के अंदर चार्ज मोशन कर रहे होते हैं, यानी कि ये कोई ऐसे चार्ज है जो एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है फौरन मैक्सवेल ने चेक किया कि भाई यहाँ पे मैं चेक करूं क्या मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे है, इसने रखा, तो मैग्नेटिक फील्ड ने नीडल को डिफ्लेक्ट किया। यानी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नीडल डिफ्लेक्ट होने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड के, यानी कि किसी वायर के करीब, यानी कि मैग्नेटिक कंपस रखा। मैग्नेटिक एम्पियर यहाँ पे ये तो गिल्वानोमीटर था, लेकिन ये क्या चीज है? ये आपके पास मैग्नेटिक कंपस है। मैग्नेटिक कंपस रखा तो ये डिफ्लेक्शन हुआ, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जीरो नहीं है। तो सेम चीज मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इसने रखा, यहाँ पे भी रख दिया, यहाँ पे रखा, तो फिर भी मैग्नेटिक फील्ड ने डिफ्लेक्शन शो की। यानी कि मैग्नेटिक कंपस ने, मैग्नेटिक फील्ड ने नहीं, सॉरी, किसने डिफ्लेक्शन शो की? मैग्नेटिक कंपस ने डिफ्लेक्शन शो की। इन प्लेट्स के बीच में हैरान कर देने वाली बात सामने आ गई। तो अगर प्लेट्स के बीच में इसने कहा यार मैं रख देता हूं, यहाँ तो इसको समझ आ गई कि यहाँ करंट चल रहा था, इसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, शायद 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 साइड पे मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी, इसलिए इसने डिफ्लेक्शन दे दिया। इसने कहा यहाँ क्यों दे दिया, यहाँ डिफ्लेक्शन देना बनता ही नहीं, भाई यहाँ पे कोई करंट है ही नहीं, भाई कहाँ कहाँ यहाँ कोई कनेक्टेड है वायर, है ही नहीं। तो इसने कहा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो ना होने का मतलब यहाँ पे तो जीरो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कौन सा लॉ लगाओगे, एम्पियर लॉ, एम्पियर लॉ लगाओगे तो यहाँ पे करंट होगा, क्योंकि वायर में करंट है, क्योंकि वायर में करंट चल रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है। एम्पियर लॉ तो ये कह रहा है। सुनो भाई, अभी नहीं आता तो बस यूं समझो, इसने डिफ्लेक्शन दी है कंपस नीडल ने, इस वजह से यहाँ पे क्या है, इस वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ने डिफ्लेक्शन भी दे दी, तो डिफ्लेक्शन देने का मतलब है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, प्लेट्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है, इसने ये सोचा। फिर हैरान हो गए, भाई यहाँ तो करंट है ही नहीं, बीच में करंट है ही नहीं, ये रास्ता तो कटा हुआ है, यहाँ प्लेट है, बीच में रास्ता है ही नहीं, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ गया? एकदम हड़बड़ा गए, चकरा गए सारे। भाई अभी तो मैक्सवेल चकराया था, ये बात आखिर की बात इसने ये कही थी, यहाँ पे इसने साबित कर दिया था कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड बनती थी किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। सुनो, अब सुनो, सुनो, पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बन रही है? यहाँ चार्ज एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड थी या नहीं थी? हाँ सर थी, इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो इसका मतलब है यहाँ पे इसने कहा कोई करंट है, इसने ये बात कह दी, और साथ में इस एम्पियर फार्मूला जो है इसको भी इसने ठीक कर दिया, बी डॉट डीएल कर दिया, और यहाँ पे इसने कह दिया म्यू नॉट आई, कोई करंट होगा यहाँ पे, करंट जीरो नहीं कहा है इसने, और उस करंट को जो जहां पे बीच में होगा, ये एक आम ऐसा करंट नहीं होगा, जैसे वायर के अंदर जो करंट होता है उसको आईसी कह देते हैं। आईसी का मतलब है कंडक्शन करंट। वायर के अंदर जो करंट है मेरा दोस्त, वो क्या, कौन सा करंट है? कंडक्शन करंट है।
इसने ये बात कह दी थी ना, वायर के अंदर जो करंट है वो क्या है, कंडक्शन करंट है। लेकिन यहाँ पे इसने कह दिया इस बीच में जो करंट है वो करंट एक आईडी बोल दिया। आईडी का मतलब है डिस्प्लेसमेंट करंट है। इसने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट करंट है। सुनो सुनो सुनो, मजा आने वाला है। डिस्प्लेसमेंट करंट है। अब लोगों ने कहा ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या चीज होता है, इसने कहा ये एक आम करंट नहीं, ये कोई दूसरे तरह का करंट है। यानी कि दूसरे तरह का करंट है मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से आता है। क्योंकि यहाँ पे चार्ज एक्सेलरेट कर रहे थे, ठीक है। ड्यूरिंग चार्जिंग मतलब जो कैपेसिटर है, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ये सब कुछ तब हो रहा था जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा था। ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर चार्जेस आर एक्सेलरेटेड इन वायर। चार्जेस क्या कर रहे थे, एक्सेलरेट कर रहे थे। एक्सेलरेट करने से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही थी। सुनो, एक्सेलरेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी। आमतौर पर जब अब कोई सोच रहा होगा जब चार्ज नहीं करेंगे तब भी तो यहाँ पे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तब भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये बात कह सकते हो ना। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होना जरूरी है। क्योंकि जब आपके पास चार्जिंग वाली कंडीशन नहीं है, कैपेसिटर पड़ा हुआ है, उस वक्त भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, हाँ होती है। लेकिन उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रही थी, चेंज नहीं हो रही होती है, चेंज नहीं हो रही होती है, ठीक है। चेंज नहीं हो रही होती है तो फिर वो करंट भी नहीं होगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगी। यही चीज चेक की थी इसने। ये सिर्फ तब हो रहा था जब चार्ज हो रहा होता, जब डिस्चार्ज हो रहा होता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही हो तो उस वक्त होता था ये। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही उस वक्त ये करंट बनता था। और इस करंट का एक फार्मूला भी निकाला था इसने, वो फार्मूला मैं बताता हूँ। इसने कहा था वो फार्मूला है, कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ आईडी करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट। उस फार्मूले को इसने कहा था म्यू नॉट, ये परमिटिविटी है ना, तो डी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है डिवाइड बाई डी टी। भाई फार्मूले पे मत जाओ, बस फार्मूला इसने निकाला था, बहुत लंबी मेहनत से निकाला था, ऐसी वैसी मेहनत नहीं थी, तो इसकी मेहनत बहुत ज्यादा थी, तो इसने ये फार्मूला भी निकाल के साबित कर दिया था। और यहाँ पे ये जो करंट बनता है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई ई का मतलब क्या होता है, पीछे पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चेंज हो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती थी, फिर वो डिस्प्लेसमेंट करंट बनता था, फिर वो डिस्प्लेसमेंट करंट इधर मैग्नेटिक फील्ड बनाता था, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनती थी। देखो 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 देखो, करंट आना जरूरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक करंट बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से एक ऐसा करंट बन गया बीच में जो बिल्कुल अलग थलग का करंट था, जो तब बनता है जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड भी बन रही थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो यही कंसेप्ट इसने कहा कि इसके बीच में एक अलग तरह की वेव है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आगे की तरफ करंट जा रहा है। इसने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसने फिर ये बात के ऊपर ढक्कन लग गया कि भाई क्या बता दिया, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो बोला कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, उसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनी। ये बात इसने कह दी एकदम, और ये मैथमेटिकल प्रूफ भी दिया इसने। कुछ एक्स्ट्रा बातें बता देता हूँ। अब इसने सिर्फ ये चीज नहीं बताई थी डिस्प्लेसमेंट करंट का, कि यहाँ करंट कैसे जाता है। अब लोगों का ये सवाल भी था कि यहाँ पे ये पहले ये था ना कि करंट ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, इस तरह इधर से इधर जाता है, तो फिर इधर तो कुछ भी नहीं था। पहले ये लोग सवाल उठाते थे कैसे जाता था, वो बात भी कंप्लीट होगी, ठीक है, वो बात भी कंप्लीट होगी। समझ गए हो, मजा आ रहा है सर, जबरदस्त। चलो, खुद ही तारीफ ना करें सर, हम करेंगे तारीफ। तारीफ करो कमेंट पे आप लोग, अगर मजा आ रहा है तो। चलो देख लो। अब इस मैक्सवेल ने कुछ एक्स्ट्रा, ये भी नहीं लिखना, कुछ बस थोड़ा सा है। इसने 4 इक्वेशंस दी थी, मैक्सवेल 4 इक्वेशंस, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है तो हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे। 4 इक्वेशंस दी थी। 4 इक्वेशन ऐसी दी थी कि 4 ब्रांचेस को, फिजिक्स की 4 ब्रांचेस को इसने एक में कर दिया। ये 4 इक्वेशंस में लाए, और इन इक्वेशंस की मदद से लाइट की स्पीड कितनी है ये चीज भी इसने प्रूफ कर दी थी। यानी कि लाइट की स्पीड का फार्मूला होता है 1/μ0 परमिटिविटी, यानी कि म्यू नॉट परमिबिलिटी होता है और ये परमिटिविटी होता है। अब छोड़ो क्या होता है, चुप करके सुनो। और यहाँ पे इससे इसने लाइट की वैल्यू 10 की पावर 1 मीटर पर सेकेंड प्रूफ कर दी थी। ये स्पीड इसने प्रूफ कर दी थी। अब यहाँ पे अगर आप भी प्रूफ कर सकते हो, अभी तो आप भी प्रूफ कर सकते हो, ये फार्मूला पता है ना, प्रूफ कर सकते हो। इस फार्मूले में म्यू नॉट परमिबिलिटी होती है, इसकी वैल्यू याद रखो 4 पाई मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 होती है। यूनिट यूनिट देख लेना, म्यू नॉट। अब आपने यह पढ़ के भूल जाना है, आपके इंटरेस्ट के लिए बोल रहा हूँ। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का वैल्यू है 8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12।
तो ये दोनों वैल्यूज इस रूट में रख दोगे, सी की वैल्यू आ जाएगी जो कि ये वाली वैल्यू है। तो इसने ये बड़े बड़े काम करके गया था, लेकिन बाद में ये काम सही भी हुए इसके एक तौर पे। तो इसने ये बात कह दी। अब मैंने कहा था ना, यहाँ पे इसने जस्ट एक आइडिया दे दिया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इस दोनों प्लेट के बीच में, जिसकी वजह से यहाँ पे करंट बन रहा है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तभी बनती है ना जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो। तो इसने ये आइडिया यहाँ से दे के चला गया था। तो खैर, अब मैं आता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरफ। किसकी तरफ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरफ आता हूँ। देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। अब ये चीज आपको मदद देगी समझने में भी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट, अब ये चीज काम है, काम की है जो नोट करनी है आपको। ये चीजें पढ़ के भूल जाओ भाई। अब मुझे ये ना कहें कि कोई कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बनी, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड क्यों बनती है। तो यहाँ मैंने बताया ये चीज, ठीक है। ये सवाल कम से कम आपके दिमाग में परेशान नहीं कर रहा होगा, वरना शुरू में यहाँ से कर लेता तो परेशानी भी हो जाती है। तो इसमें अब यहाँ से शुरू कैसे करेंगे? मैं ये ऐसे शुरू कर सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो हमेशा रेडिएट होती है बाय एक्सेलरेटिंग चार्ज। यहाँ पे ये चार्जिंग एक्सेलरेट कर रहे थे ना, चार्ज एक्सेलरेट करना जरूरी है। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज EMW इज रेडिएटेड, ये रेडिएट होती है, निकलती है बाय एक्सेलरेटेड चार्ज। कहीं पे चार्ज एक्सेलरेट कर रहा हो तो ये निकलती है। एक्सेलरेशन का मतलब है उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, चार्ज जैसे यहाँ पे चार्जिंग के टाइम पे ये एक्सेलरेट कर रहे होते हैं। सेम यही चीज सन में होती है। सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट वगैरह आती है ना, तो सन के अंदर जो रिएक्शन होता है वहां पे चार्ज एक्सेलरेट करते होते हैं, उसी वजह से हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलती है। कुछ समझ आया? हाँ सर समझ आ गया। हाँ, विच प्रोपिगेट इन स्पेस, जो क्या करती है, फैलती है स्पेस में। विच प्रोपिगेट इन स्पेस, स्पेस में प्रोपगेट करती है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विच प्रोपगेट इन स्पेस, यानी कि ये स्पेस में रेडिएटेड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज विच प्रोपगेट इन स्पेस, ठीक है। दैट इज विच प्रोपगेट इन स्पेस एज कपल, यानी कि जोड़े की फॉर्म में। ये जो है ना जोड़े की फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक तो रेडिएट होती है एक्सेलरेटेड चार्ज और ये प्रोपगेट करती है स्पेस में, और ये कपल में, जोड़े की, विच प्रोपगेट इन स्पेस एज कपल ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। भाई आप पूरा पूरा लिख दो, मैं ये लिख दूंगा। विच प्रोपगेट इन स्पेस, स्पेस में ट्रेवल करती है, कैसे करती है मैं यहाँ डायग्राम बनाऊंगा। एज कपल ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जोड़े की फॉर्म में ये ट्रेवल करती है। जोड़ा समझते हो? जोड़ा, आपके जोड़ा मतलब दोनों एक साथ होते हैं, इन फेस होते हैं। कपल ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज, ये जो जोड़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो जोड़ा है वो परपेंडिकुलर होती है। दैट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। ये जोड़ा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो जोड़ा है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। एज वेल एज परपेंडिकुलर, उल्टा टी लिखता हूं, ठीक है, उल्टा टी। एज वेल एज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, परपेंडिकुलर और किसके होते हैं? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। जो प्रोपोगेशन है उसके डायरेक्शन के भी क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, या जो वेव है उसकी डायरेक्शन भी इनसे आपस में सब के सब परपेंडिकुलर होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर होंगे और उनका जो प्रोपोगेशन है वो भी क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। अब इस बात का मतलब समझा दे सर, थोड़ा और फील आएगा, बेटर फील आएगा जब मैं इसकी डायग्राम बनाऊं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझ आ रही है? तो ये बात काम की है जो आपने लिखनी है, ठीक है। तो इस तरह हम शुरू करते हैं। अब देखें, ये मैंने बना दिया कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट समझाने के लिए। आपके 3 एक्सिस होंगे, 3 एक्सिस, कितने? 3। ये देखें यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड तीनों बनाऊंगे। मान के चले ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट है, तो ये आपके पास क्या जा रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, और मैग्नेटिक फील्ड भी बना रहते हैं। चलो यू, अब देखें ये आपस में परपेंडिकुलर है मेरे भाई, ऐसा मत समझना ये आपस में परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब सर, अब समझाता हूं।
ये वेव बना रहा हूं। ये आपका एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा, ये जेड एक्सिस होगा। अब क्या है कि यहाँ पे ये रेड वाली मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी, मान के चलो आपकी बुक में भी बनी हुई, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और दूसरी वाली मैग्नेटिक फील्ड है। दूसरी वाली क्या है बोलो? मैग्नेटिक फील्ड है सर। और ये भी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। और ये भी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये ब्लू वाली मैग्नेटिक फील्ड है जो जेड एक्सिस में, और रेड वाली क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि वाई एक्सिस के अलोंग प्रोपोगेट करती है। अब इसका मतलब देखो, ये 3D है। 3D का मतलब समझते हो? 3 डायमेंशन में। ये जो है ना, जेड एक्सिस में ऐसे 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 ऐसे, ऐसे सांप की तरह, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये सांप की तरह ऐसे ऐसे, देखो ये सांप है ना, ऐसे 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 जाएगा। इसके साथ ऊपर, इसके ऊपर, इसी के परपेंडिकुलर ये ऐसे ऐसे जा रहा है ना सांप की तरह। और ये उससे भी खतरनाक सांप जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ऐसे 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 जाएगा। समझ आ रही है? मतलब ये ऐसे ऐसे, ये जो एक्स एक्सिस है ना, इसका आगे ऐसे 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 आएगा, लेकिन इसी के ऊपर ऐसे 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 होके क्या आएगा? कौन सा कंपोनेंट? मैग्नेटिक फील्ड आएगी। क्या आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे जाएगी, ऐसे 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 ऐसे, देखो ये आप सांप समझो, इसको सांप की तरह ये ऐसे जा रहा है, देखो ये ऐसे ऐसे ऐसे, इसके ऊपर ये ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे 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 ऐसे, इसके ऊपर ये ऐसे 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 जाएगी। समझ रहे हो? तो इस तरह ये ऑसिलेट करेगी एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और ये एक्स एक्सिस का प्रोपोगेशन होगा, मतलब इसी डायरेक्शन में ये आगे की तरफ जा रहा होगा। समझ गए हो? इसी डायरेक्शन में ये आगे की तरफ जा रहा होगा। ठीक, तो इसी तरह ये आगे जा रहा है साथ साथ। समझ गए बच्चों? अब ये चीज समझते हैं कि मैंने कहा था ये डायग्राम आपके पास किसकी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की है। तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे एक है एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस, एक है जेड एक्सिस। मैं यही बताना चाह रहा था कि यहाँ पे आपको ये डायग्राम बनाई हुई, और इस डायग्राम में क्या दिखाई पड़ रहा है कि अगर मैं कहूँ ये जो रेड वाली है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये ब्लू वाली जो है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो एक्स एक्सिस है यहाँ, ये प्रोपोगेशन ऑफ वेव है। क्या है? प्रोपोगेशन, मतलब जहाँ पे वेव ट्रेवल करती है, वो है प्रोपोगेशन है। अब समझे, यहाँ पे मैं इसका अगर आपको बताता चलूं कि कैसे कैसे वेव ट्रेवल करती है। मैंने कहा था ये ये इस तरह जाती है, देखो इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह मैग्नेटिक फील्ड जाती है, लेकिन इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 जाती है। ये सांप की तरह चलती है, और ये कोबरा की तरह चलता है। ये सांप की तरह और ये कोबरा की तरह। तो इस तरह ये देखो, इस ये ऐसे ऐसे चलती है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे, तो इसी के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड यूं 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 चलेगी। तो यूं चलती हुई आगे जाएगी, समझ रहे हो? और ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में से ही परपेंडिकुलरली प्रोपोगेशन होगा, वेव का प्रोपोगेशन। तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं 3 एक्सिस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो ऑसिलेट कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ऑसिलेट कर रही है? आप लिख सकते हैं ऑसिलेट अलोंग वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस में ऑसिलेट कर रही है, ऐसे ऐसे, ये वाई एक्सिस के साथ। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑसिलेट कर रहा है अलोंग जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट कर रहा है। और जो प्रोपोगेशन ऑफ वेव है वो कहाँ कर रहा है? प्रोपोगेशन जो है वो कहाँ हो रहा है दोस्त? वो हो रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, ये एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है। इतनी बात समझ गए? हाँ सर, समझ गए। अगर ये चीज समझ गए तो ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये कैसे होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तीनों के तीनों। अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज कि प्रॉपर्टीज ऑफ वेव क्या होंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ वेव बहुत इंपॉर्टेंट। तो भाई प्रॉपर्टीज में करवाऊंगा तो आपके बुक का जो आर्टिकल है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नीचे लिखा, वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है डिस्कस कर लेते हैं। क्या है जी? प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी जो हमने कही थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ से, किस चीज से बनती है? एक्सेलरेटेड चार्जेस से। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पहली प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है कहाँ से दोस्त? प्रोड्यूस बाय एक्सेलरेटेड चार्जेस। किससे प्रोड्यूस होती है? एक्सेलरेटेड चार्जेस। जो एक्सेलरेटेड चार्जेस है उनसे ये वेव प्रोड्यूस होती है, पहली बात। दूसरी बात क्या करेंगे?
दूसरी बात क्या करेंगे, ये बात तो समझ आई। दूसरी बात, जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपस में, इनका ऑसिलेशन आपस में परपेंडिकुलर होता है। दिखाई पड़ रहा है, एक ऐसे जा रही है, एक इसके ऊपर जा रही, तो इसका मतलब है, तो हम लिख सकते हैं ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब एक दूसरों के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये बात समझ गए, तो इसको हम कहते हैं जी दूसरी प्रॉपर्टी। एज वेल एज परपेंडिकुलर टू प्रोपगेशन ऑफ वेव, ये भी कह सकते हैं। आपको दिखाई नहीं पड़ रहा भाई, ये बाहर अंदर बाहर ऐसे 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 मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे ऑसिलेट होती है, इसके ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट हो रही होती है, इसके बीच में से इनका प्रोपगेशन, मतलब जहां आगे रही होती है, इधर से देखो, इधर से ऐसे 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 मैग्नेटिक फील्ड गई, इसके ऊपर ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हुए कि नहीं हो गए? हाँ हुए। और इन्हीं के आगे क्या जा रही है, प्रोपगेशन जा रही है। तो और एज वेल एज परपेंडिकुलर टू ऑसिलेशन, ये बात भी आगे लिख दो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये इन फेज है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन फेज है। इन फेज मतलब जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है, उसी तरफ ही आपके पास, यानी उसी टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम होती है। तो दोनों एट ए टाइम मैक्सिमम, दोनों एट ए टाइम मिनिमम होते हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन फेज। ये दोनों क्या है, इन फेज है। अगर किसी को यकीन नहीं होता तो आप ये फार्मूला लिख दे पेपर में, इन फेज तो लिख दिया, लेकिन अगर यकीन नहीं होता तो आप ये फार्मूला लिख दे, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। भाई बिल्कुल सही है ये बात नहीं लिख दो, ये और ऑथेंटिक हो जाएगी आपकी। लिखते हो लिखो, नहीं लिखते हो तो ना लिखो। अब ये सर समझाएगा कौन? भाई मैंने फेस करके ऑसिलेशन वाले चैप्टर में ये चीज पढ़ाई थी और वेव में ये चीजें डिस्कस की थी कि यहाँ पे ये इन फेस है, फेस सेम है, इनका एंगल सेम है, इसका मतलब है इन फेस है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा पॉइंट समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है हमारे पास, उसकी जो स्पीड है हमेशा वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ होती है। तो ऑल द स्पीड ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कितनी? तो हम लिख सकते हैं द स्पीड ऑफ, स्पीड को सी से लिखते हैं ना, ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, भाई एक नहीं है, इसका पूरा एक ग्रुप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, मैं डिस्कस करूंगा आगे। द स्पीड ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। चौथा के बाद पांचवा पॉइंट की पांचवा पॉइंट की बात करते थे, बात कर देते थे। हाय क्या हो रहा है? तो इसके बाद हम लिख सकते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ई क्रॉस बी करने से। अब यहाँ ई है और ये बी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है कि नहीं है? हाँ सर है। मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर है कि नहीं है? हाँ सर है। ई क्रॉस बी जो है वो हमेशा गिव्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, गिव द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ये हमेशा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन देगा कि प्रोपगेशन की वेव किधर जा रही है वो बता देगा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये, तो आप राइट हैंड रूल लगाओगे, लगा लोगे, ई से बी की तरफ फिंगर कर्ल करो। ई क्रॉस बी का मतलब है ई से बी की तरफ फिंगर्स को कर्ल करना। कर्ल मतलब ऐसे मोड़ देना। तो ई ये है, बी नीचे है, तो ऐसे कर्ल करेंगे, देखो हिच, ऐसे थप्पड़ मारेंगे, ऐसे ऐसे कर्ल करेंगे, यहाँ पे आ जाए। तो ऐसे कर्ल करने से अंगूठा इधर जा रहा है, तो यहाँ कहीं कर्ल करते हो तो करो, यहाँ नीचे से कर्ल करेंगे ऐसे, फिर यहाँ पे ऊपर से कर्ल करेंगे, इसका मतलब अंगूठा इधर आ रहा है तो प्रोपगेशन इधर है। तो इसलिए इस तरह हमेशा ये प्रोपगेशन देता है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की किस तरफ जा रही है वो प्रोपगेशन दे देगा ई क्रॉस बी। ये दोनों वेक्टर है तो वेक्टर ई से बी की तरफ फिंगर को कर्ल करने से प्रोपगेशन दे देता है। समझिए। अब यहाँ पे कोई बी से ए कर्ल क्यों नहीं करता ये मत पूछना, क्योंकि वेक्टर ई क्रॉस बी ही होगा। अच्छा यहाँ पे अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कुछ बातें एक्स्ट्रा भी है, लिख लो यार, क्या है, बहुत आसान भी तो है, समझ तो आ रही है ना। और बात, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, ये ओबे करती है, क्या ओबे करती है? ओबे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यस, किसको ओबे करती है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ओबे कर रही होती है। कौन ओबे कर रही होती है? यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कैसे ओबे कर रही है? देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को कैसे ओबे करती है। आपने इंटरफेरेंस के अंदर देखा होगा, दो वेव मिलती है, हाँ लाइट वेव की बात करें, ठीक है, इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन ये चीजें इनके अंदर आपने ये देखी होगी कि ये ओबे करती है सुपरपोजिशन। एक वेव दूसरी वेव के ऊपर क्या करती है? सुपर इम्पोज होती है। अब ये वहां पे डिस्कस की है, ठीक है जी। अब हम वहां पे मतलब उस लेक्चर्स को भी कंप्लीट करने वाले हैं अपने साथ साथ। अच्छा अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम।
स्पेक्ट्रम नहीं, स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये मिटा देता हूँ, यहाँ हेडिंग आ जाए। तो ईएम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। ईएम स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? यहाँ पे मैं बनाई बनाई हुई है मैंने, ये स्पेक्ट्रम होता है, ये आपकी बुक में भी दिया होगा। अब यहाँ पे ईएम स्पेक्ट्रम क्या चीज है, नोट करना है तो नोट करो जी, नोट करना है तो नोट करो। देखो, नोट करना है, नोट करो, मिटा देता हूँ। ईएम स्पेक्ट्रम क्या चीज है, अब देख लो। ईएम स्पेक्ट्रम भी, ये भी मिटा देता हूँ सर, बड़ी जबरदस्त डायग्राम बनी थी, मिटा दिया। हाँ, बस समझ आ गई तो अब काम खत्म है इसका। हाँ, ईएम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। तो मेरे भाई, जो ईएम स्पेक्ट्रम है वो बेसिकली एक ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इनको हमने एक तरतीब से डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो हम लिख सकते हैं इट इज ऑर्डरली, मतलब तरतीब से, ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन, ऑर्डर मतलब तरतीब से, ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हमने ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन किया है। अकॉर्डिंग टू, किसके मुताबिक किया है? अकॉर्डिंग टू दियर, बोलो, वेवलेंथ, यानी एक वेवलेंथ के मुताबिक, या फिर आर फ्रीक्वेंसी के मुताबिक, या फ्रीक्वेंसी के मुताबिक भी क्या है, यानी ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है अकॉर्डिंग टू उनकी वेवलेंथ और उनकी फ्रीक्वेंसी। कहीं कहीं इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फ्रीक्वेंसी के बिना पे भी डिस्ट्रीब्यूट किया होता है, कहीं पे वेवलेंथ की बुनियाद पे भी किया होता है। जैसे आपकी बुक में ये वेवलेंथ की बुनियाद पे इनको अरेंज किया हुआ है, कहीं भी फ्रीक्वेंसी में भी किया जा सकता है। ठीक है जी। तो ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ all electromagnetic wave according to their wave length or frequency in different groups, इसको क्या किया जाता है? डिफरेंट ग्रुप्स में ये चीज अरेंज की होती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। वैसे आपके बुक में डेफिनेशन नहीं है, तो अगर ये चीज पूछते हैं तो आप ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये काम की चीजें हैं, अभी जो चल रही है ना काम की चीज, शुरू वाली मैंने बोला था, उसको आप निगलेक्ट कर सकते हो, पढ़ के भूल सकते हो, तो ये पढ़ के भूलना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्पेक्ट्रम है। अब इस स्पेक्ट्रम में देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 वेव है। 7 कौन कौन सी है? गेमा, एक्सरे, यूवी रे, अल्ट्रावायलेट वेव्स, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। अब इनके नाम याद नहीं होते, तो इसके लिए एक ट्रिक याद करें। बाज लोग ट्रिक बताते हैं इस तरह की। ए रिच मैन, मतलब यहाँ पे उधर से, ए रिच मैन, यहाँ से ए रिच मैन, चलो देख लो, अ रिच मैन इन विक्टोरिया, विक्टोरिया एक कंट्री है भाई, रिच मैन इन विक्टोरिया यूज एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा इस तरह के एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन। यहां से आपके पास सातों के सातों वेव याद हो जाएंगी इस सेंटेंस से। अगर किसी को याद नहीं होता, हो सकता मुझे खुद याद नहीं होता, मैंने खुद इस तरह याद की, तो इसको कैसे याद करना है? ए रिच मैन, रिच का मतलब है रेडियो वेव, सही सर, रेडियो। मैन का मतलब है माइक्रोवेव, हाँ सर। आई इन का मतलब है इंफ्रारेड, आई आर। विक्टोरिया का मतलब है विजिबल, विजिबल लाइट। और यूज का मतलब है यूवी। एक्स्ट्रा का मतलब है, एक्स्ट्रा इस तरह लिख दिया, ठीक है, एक्स्ट्रा का मतलब है एक्सरे, हाँ सर। और गोल्ड का मतलब है गेमा। तो ये सारी रेज आ गई ना, याद होगी। अब बाकी नाम याद हो जाए, ये चीजें याद करने की जरूरत नहीं, वेवलेंथ कितनी है, करते हो तो ठीक है, नहीं तो ना करे। नाम याद हो कि ये 7 पार्ट्स है इसके। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी वेवलेंथ, पहले वाले की वेवलेंथ कितनी है? 10⁻², -12 मीटर सबसे, यानी कि वेवलेंथ कम। फिर इसकी थोड़ी ज्यादा, 10⁻10 है। फिर इसकी थोड़ी और ज्यादा, फिर इसकी ज्यादा। देखो, माइनस में पावर जितनी कम होती है वो वैल्यू इतनी कम होती है। -12 है तो छोटी होगी, -10 है तो, मैंने माइनस में इतनी नहीं है, -12 के कंपेरिजन में ये बड़ी वैल्यू है। तो ये आपके पास क्या है जी? फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी। सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी है? रेडियो वेव की है। यहाँ पे वेवलेंथ इस तरफ आओ तो वेवलेंथ क्या होती है? लेमडा इंक्रीज कर जाता है, वेवलेंथ इंक्रीज कर देती है। यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बनाया, इसमें वेवलेंथ छोटी सी है। देखो, वेवलेंथ क्या होती है? 2 क्रिस्टल के बीच में डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं ना, हाँ सर। मतलब यहाँ पे बहुत छोटी छोटी वेवलेंथ है, आगे आओ, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, इधर तो बहुत ही बढ़ गई, आखिर रेडियो में आके बहुत ही बढ़ गई। भाई, रेडियो की खास बात क्या है? 10⁻³ किलोमीटर है, 10⁻³ मीटर है, तो इसका मतलब लगभग 1 किलोमीटर। 10⁻³ को किलो कह सकते हैं, मतलब 1 किलोमीटर की वेवलेंथ है भैया, यहाँ से कहीं दूर, कहीं किसी जगह पहुंच जाती है, इतनी बड़ी वेवलेंथ की है। कौन सी वेव? रेडियो वेव। ठीक है, अब यहाँ पे हमें
जो नजर आती है ना रेडियो वेव नजर आती है, ना माइक्रोवेव, ना इंफ्रारेड, सिर्फ और सिर्फ विजिबल नजर आती है। और विजिबल के अंदर कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विबग्योर करके। विबग्योर मतलब याद करने का तरीका है, ठीक। विबग्योर में देख लो, यहाँ पे रेड है तो इस तरफ जाओ, वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी, वेवलेंथ लेमडा इंक्रीज हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेड की। फिर इसके बाद सबसे कम वेवलेंथ इंफ्रारेड की, तो वायलेट की होती है। वायलेट की दी हुई आपकी उस बुक में 390, बास बुक 400 भी देते हैं, 390 नैनोमीटर, और इसकी दी हुई 750 नैनोमीटर। तो भाई ये वेवलेंथ याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा बीच वालों की अलग अलग वेवलेंथ होती है और फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होती है। मैंने बोला इसकी रेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑरेंज की है, फिर येलो की। अब अगर इससे एमसीक्यूज पूछते हैं किसकी ज्यादा है, तो ये ट्रिक है आपके पास, याद करें विब गौर करके। और इस तरफ आते वक्त फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो अगर वेवलेंथ इसकी ज्यादा है, इसकी कम है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। क्योंकि आप v इक्वल टू एफ लेमडा पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं। यहाँ पे आप देख लें, v बाई लेमडा अगर कर लेते हो, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर इसकी वेवलेंथ मैंने कहा उस तरफ रेड की सबसे ज्यादा है, तो सबसे कम वायलेट की थी, तो वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है। इसी तरह रेड की वेवलेंथ क्या है? बहुत ज्यादा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। तो ये चीज याद रखो मेरे बच्चों, प्यारे, ठीक है। प्यारे ने अभी तो बहुत बड़े बच्चे हो गए यार। तो शुक्रिया आप लोगों का, अगर आप यहाँ तक आखिर तक बने रहते हो, देखते हो, तो ये बड़ी बात है। मैं आप लोगों को ग्रुप में नोट्स शेयर कर दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। और नोट्स अपने लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट के भी नहीं मिलेंगे, हर सब्जेक्ट के मिलेंगे वहां पे नोट्स आपके लिए। तो आप लोगों ने जरूर मेहनत करनी है मेरे बच्चों। ऐसा नहीं करना है कि बीच में आके, कंसिस्टेंटली जरूरी है कि आप इस पढ़ाई को करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज।